पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। ये बात भारत की नहीं है, ये भारत की इस कूटनीतिक जीत को दुनिया के कई देश जो ये नहीं कर पाते इस नज़रिए से देख रहे हैं कि ऐसा संभव है। जैसे आप खालिस्तानी आतंकियों को सुनते हैं, कनाडा में उन्होंने अब आजकल डेरा डाल रखा है। इसी तरह से पाकिस्तान समर्थित जो आतंकी हैं वो भी दुनिया भर में कई जगह से ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान क्यों बौखलाया? पाकिस्तान में कई लोग हैं जो अभी तक सुकून में बैठे होंगे, उनकी रातों की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि भारत इस पर चुप नहीं बैठने वाला। गंदे लोग हैं, इन गंदे लोगों को तो हम देंगे, ज़रूर देंगे, इनको सज़ा दिलवाई। उन्होंने स्वीकार किया, भेज दिया, अपने वादे पर कायम रहे। ये कूटनीतिक जीत कैसे नहीं है? किसी और में दम है? किसी भी और नेता में ये दम हो सकता है कि कुछ और नेता आने वाले समय में बड़े, उनके भी विदेश नीति इस तरीके से चले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति जिस स्तर पर चल रही है, कहीं कोई दूर दूर तक उसके आसपास खड़ा होता है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। 26/11 आतंकी हमले का गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा भारत लाया गया। अब इसके साथ ही अमेरिका से जब वो विशेष विमान से भारत आया तो तमाम तरह की चर्चाएं हुई, और सबसे बड़ी चर्चा जो हो रही है वो है भारत की कूटनीतिक जीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिस तरीके से कूटनीतिक जीत में भारत तमाम जगहों पर आगे रहा है, उस पर हम पूरी बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और कंसल्टिंग एडिटर डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर होंगे। तो सर, तहव्वुर राणा जिस तरीके से भारत आ रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस पर तमाम तरह की अलग अलग अपनी अपनी बातें हो रही हैं। अभी तो टेलीविज़न के ज़रिए देख रहे हैं कैसे आ रहा है, और दिखा भी रहे हैं लेकिन देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं है कि ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसमें विवाद जो चल रहा है अभी, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, फिर चर्चा लंबी खींचनी पड़ी क्योंकि वो आधा घंटा समेटना बड़ा मुश्किल था उसको। तो उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि पीयूष गोयल साहब ने अभी मुंबई में एक बयान दिया कि क्या क्या खामियां थी उस समय पर, बिरयानी खिलाते थे आतंकियों को, और देखिए हमने प्रत्यर्पण कराया है तहव्वुर राणा का, जो ये कांग्रेस कभी नहीं करवा पाई, और ये प्रधानमंत्री मोदी की एक कूटनीतिक जीत है। अब इससे कांग्रेस को बुरा लगा, कांग्रेस ने अपनी तरफ से बातें कहनी शुरू की। मुझे ऐसा लगता है लपेट लिया, एक तरीका है बीजेपी का, मतलब वो कुछ टॉस करते हैं और उसके लपेटे में कांग्रेस आ जाती है। ये ऐसा मुद्दा है, इस पर आप कुछ भी बयान देंगे। अब आप देखिए, तहव्वुर राणा का आना यहाँ पर या प्रत्यर्पण करके लाया जाना, ये किसी को भी, कोई भी पार्टी के हो आप, कोई भी इसके अपोजिट में या निगेटिव में कुछ कैसे बोल सकता है? पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। ये बात भारत की नहीं है, ये भारत की इस कूटनीतिक जीत को दुनिया के कई देश जो ये नहीं कर पाते इस नज़रिए से देख रहे हैं कि ऐसा संभव है। क्या करता है एक अपराधी कुछ अपराध करता है, एक ऐसे देश में शरण ले लेता है जहाँ पर वो सुरक्षित रहे, और ऐसा अपराधी तहव्वुर राणा जैसा, जो 176 जानों का जिस पर इल्ज़ाम भी रहा और फिर सिद्ध भी हुआ, वो सिद्ध ऐसे हुआ कि अमेरिका में पूरा मामला चल चुका है। डेविड कोलमैन हेडली जो मास्टरमाइंड था 26/11 के हमलों का, और उसके आका अभी भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हाफिज़ सईद जैसे, ज़कीउर रहमान लखवी जैसे, और इनके भी आका जो हैं वो ISI है, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कई लोग होते हैं, भारत में अस्थिरता के प्रयास करते रहते हैं, कश्मीर का झूठा मूठा मुद्दा बनाकर इस तरह के आतंक को हवा देते हैं। उस आतंक से आज पाकिस्तान खुद दहल रहा है, जल रहा है। किस तरीके से पाकिस्तान को आतंकवादियों ने अपने कब्ज़े में ले लिया, ये भी किसी से छिपा नहीं। ये सारी चीज़ें आज इसलिए चर्चा का विषय बन गई हैं कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हो रहा है, और उसके प्रत्यर्पण के साथ में इन बातों का खुलासा होगा, तार किस किस से जुड़े हुए हैं। ये तहव्वुर राणा जो है डॉक्टर रहा है पाकिस्तानी सेना में, और फिर उसके बाद में कनाडाई नागरिक बन जाता है, फिर उसके बाद में एक ट्रैवल एजेंसी डालता है, और दुनिया भर में कई जगहों पर ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस खोलता है। डेविड कोलमैन हेडली जो 26/11 का मास्टरमाइंड था, उसका ऑफिस मुंबई में बनाने में भी इसी ने सहयोग किया। फंडिंग का काम भी ये कर रहा था। ये बात मैंने इसलिए बताई कि तहव्वुर राणा जो है वो अपने दम पर जाकर कनाडा में चले जाएंगे, व्यवसाय खोल लेंगे, एक पाकिस्तानी आर्मी का डॉक्टर रहा, अचानक से ये सब कर लेगा, दुनिया भर में व्यवसाय डाल लेगा, और फिर फंडिंग के लिए बड़ा पैसा जुटा लेगा। ये तो उसके बस की बात नहीं। इन्हें उसके पीछे वो लोग हैं जो उसको मदद मुहैया कराते थे। नागरिकता थी पाकिस्तान की? नहीं, पाकिस्तान का नागरिक तो वो रहा ही है। इनकार कर रहा है? नहीं, वो उसका एक अलग एंगल है, वो एक अलग बात है कि कनाडाई नागरिक वो बाद में बना, उसने नागरिकता स्वीकार की। फिर पाकिस्तान का अभी ताज़ा बयान ये आया कि हमने कभी इसके कोई डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं किए पिछले 2 दशक से, वो एक अलग मसला है।
मसला ये है कि वो तो पाकिस्तानी सेना का डॉक्टर रहा है भाई, तो पाकिस्तानी नागरिक, पाकिस्तान में पैदा हुआ, सब कुछ। डेविड कोलमैन एडली का भी आपको यही कनेक्शन मिलेगा। ये लोग किसके कहने पर काम कर रहे थे, वो है ज़्यादा अहम बात। कहीं रह रहे हों, आतंकी गढ़ ऐसे ही बना रखे हैं कई जगहों पर। कई नेताओं ने नागरिकता ले रखी है दुनिया के अलग अलग देशों की। परवेज़ मुशर्रफ साहब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन जो हैं बाहर ही गुजारे हैं उन्होंने। ऐसे ही भागना पड़ता है पाकिस्तान के लोगों को। लेकिन ये आतंकियों का मामला अलग है। जैसे आप खालिस्तानी आतंकियों को सुनते हैं, कनाडा में उन्होंने अब आजकल डेरा डाल रखा है। इसी तरह से पाकिस्तान समर्थित जो आतंकी हैं वो भी दुनिया भर में कई जगह से ऑपरेट करते हैं। अब ये आतंकी हैं, स्लीपिंग मॉड्यूल बोलते हैं। स्लीपर मॉड्यूल का मतलब ये है कि जब ज़रूरत पड़ती है तब इनको जागृत कर लिया जाता है। जैसे कि हमारे देश में स्लीपर मॉड्यूल होते हैं, ऐसे दुनिया में बड़ी बड़ी जगहों पर तहव्वुर राणा टाइप के लोग होते हैं। इनको क्यों असेट बनाया? ये असेट हैं उनके, पाकिस्तानी आर्मी के, ISI के। असेट का मतलब है जब इनका इस्तेमाल करना होगा, जैसा इस्तेमाल करना होगा। ये बड़ी प्लानिंग से किया गया। ISI इसमें इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, ISI इन्वॉल्व है, मतलब पाकिस्तानी सेना इन्वॉल्व है। इससे ये बात बहुत साफ हो जाती है कि पाकिस्तान की पोल खुलने वाली है। और भारत इस बात को कई दफ़े कह चुका है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। लेकिन तहव्वुर राणा का आना अब इस पर मुहर लगाएगा। पहली चीज़, क्या क्या होने वाला, जो पूछताछ होगी उसमें सबसे पहले तो ये जो फंडिंग नेटवर्क है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है इनके पास में, उसका खुलासा। बहुत सारे लोगों के नाम सामने आएंगे अभी। पाकिस्तान क्यों बौखलाया? पाकिस्तान में कई लोग हैं जो अभी तक सुकून में बैठे होंगे, उनकी रातों की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि भारत इस पर चुप नहीं बैठने वाला। अब कूटनीतिक जीत कैसे है? भारत, अब कई लोग हैं, आप कमेंट पढ़ रहे हो, दाऊद इब्राहिम को ले आओ, इस ज़कीउर रहमान लखवी को ले आओ, हाफिज़ सईद को ले आओ, अगर इतने कर। ऐसे नहीं होता है प्रयास, ऐसा नहीं। अभी जैसे कांग्रेस के नेताओं से जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि प्रयास लंबे समय से चल रहा है। बात सही है, लेकिन चरितार्थ नहीं हो पा रहे थे, सफल नहीं हो पा रहे थे, उनके परिणाम नहीं निकल पा रहे थे। ये बात भी देखने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, इनका जो मित्रवत व्यवहार है, इन दोनों के जो आपसी संबंध हैं, और जिस तरह से ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान इस बात को कहा कि गंदे लोग हैं, इन गंदे लोगों को तो हम देंगे, ज़रूर देंगे, इनको सज़ा दिलवाइए। उन्होंने स्वीकार किया, भेज दिया, अपने वादे पर कायम रहे। ये कूटनीतिक जीत कैसे नहीं है? किसी और में दम है? किसी भी और नेता में ये दम हो सकता है कि कुछ और नेता आए आने वाले समय में, बड़े उनके भी विदेश नीति इस तरीके से चले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति जिस स्तर पर चल रही है, कहीं कोई दूर दूर तक उसके आसपास खड़ा होता है। ऐसा नहीं कि आप विदेश यात्रा करके आ गए हैं। आप विदेश में अपने समकक्ष नेताओं के साथ में जब खड़े होते हैं तो वो आपको दोस्तों वाला सम्मान देते हैं। उनको आपकी बात सुनना है, कोई मजबूरी नहीं है। आज पूरी दुनिया पर टैरिफ ठोके बैठा है अमेरिका, चीन की हालत ख़राब करने में तुला हुआ है। भारत के आगे कोई मजबूर है क्या वो किसी बात पे? कोई तो वजह होगी कि भारत ने अपनी बातों को इस अंदाज में रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी आज भारत के और प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं। और अगर ये प्रत्यर्पण इस वजह से संभव हो पाता है तो कूटनीतिक जीत कैसे नहीं है? बीजेपी इसका क्रेडिट क्यों नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी। अब कांग्रेस के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ उसको अगर उघाड़ कर रखा जाता है तो ये भी एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी होती है जिसको हाथों हाथ लिया गया। पीयूष गोयल जी ने जो बयान दिया, मैं उससे बहुत ना इत्तेफाकी नहीं रखता, क्योंकि बहुत सारे मामले हैं। तहव्वुर राणा के ही मामले में उसकी बहुत फ्रीक्वेंट विजिट्स, उसके पासपोर्ट में जिस तरह की खामियां थी, ऐसी कई चीज़ें नज़रअंदाज हुई। ये बाद में जांच पड़ताल में आया, जब इसकी डिटेलिंग में जाएंगे कि उस समय पर जांच पड़ताल कैसे की गई, कैसे ये भागने में कामयाब हुआ, किस तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट पहले से थे कि समंदर के रास्ते हमला हो सकता है, फिर क्यों नहीं रोक पाए, किस तरह की आंतरिक राजनीति हमारे देश में चलती रही। ये कुछ ऐसे पहलू रहे जिन्होंने इस पूरे मामले में संदेह की दृष्टि में तत्कालीन सरकार को डाला। अब उसी को बीजेपी मुद्दा बना रही है। अच्छा, इसके बाद सर एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे कांग्रेस की तरफ से जो पूर्व उनके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं पृथ्वीराज चव्हाण, उनका एक स्टेटमेंट आया कि उसको मौका दिया जाना चाहिए, पूरी बात सुननी चाहिए बात को, तो उस पर तमाम तरह की बयानबाजियां होने लगी कि कांग्रेस का मुंह दिख रहा है, कांग्रेस का आतंकियों से मुंह है, बीजेपी उस मुद्दे को उठा रही है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, इसको मैं पॉलिटिकल कमेंट के तौर पर ही देखता हूँ। पृथ्वीराज चव्हाण अभी तो अब राजनीति में एक समय पर रहे, वो मुख्यमंत्री, एक समय बड़े नेता रहे कांग्रेस के, लेकिन आजकल हाशिए पर हैं। वो कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो मैं कई नेताओं के बयानों को नहीं देता हूँ। इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सर। आपने तो 26/11 को कवर किया है, पूरा नज़दीक से देखा है, उस वक्त की सरकार को भी आपने देखा है, तो क्या कांग्रेस के ऊपर जो टैग लगता है, अब बीजेपी लगातार वो टैग लगाती है कि आतंकी घटनाएं इतनी होती थी, कई बार
घुटने टेक देते थे, झुक जाते थे, उस वक्त की सरकार इतना जागरूक नहीं थी, तमाम तरह की बीजेपी आरोप लगाती है। क्या हकीकत ऐसी थी निष्पक्षता से अगर देखा जाए तो? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने आज इस बात को रखा भी। आमतौर पर मैं अपने निजी संदर्भों को नहीं रखता हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरा विषय है, मैंने इस पर एक सार्वजनिक पुस्तक लिखी, उसको बहुत लोगों ने पढ़ा, अप्रिशिएट भी किया गया। द ग्रेट इंडियन कॉन्स्पिरेसी उसका नाम है, आतंक से समझौता हिंदी में है। आतंक से समझौता ये शब्द जो है, ये अपने आप में बड़ा गहरा शब्द है। और अभी उसी बात को गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में उठाया, अगर आपको याद हो तो। 26/11 आरएसएस की साजिश, एक ऐसी पुस्तक आई थी, एक पत्रकार हैं उर्दू के, उन्होंने लिखी थी वो, और उसके विमोचन में कौन गए थे? दिग्विजय सिंह। और दिग्विजय सिंह ने हंसते हंसते वहाँ तस्वीरें खिंचवाई, कर बयानों। हालांकि दिग्विजय सिंह यहाँ भी सदन में डिनाई करते रहे कि नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है, लेकिन वो उस पुस्तक के विमोचन में थे, ये बात किसी से छिपी नहीं। उसकी सार्वजनिक तस्वीरें मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल में इस मुद्दे को उठाया। भगवा आतंक की एक पूरी थ्योरी, 26/11 हमले में कौन थे, किन लोगों ने मारा, हेमंत करकरे को जोड़कर एक अलग ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि उस समय पर हेमंत करकरे जो हैं वो ये जो कथित भगवा आतंक की थ्योरी है, उस मामले की भी जांच पड़ताल कर रहे थे। खैर, वो एक लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन इसमें कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल जो हैं तत्कालीन सरकार पर खड़े हुए थे। जब खड़े उस समय पर हुए थे जब सरकार चल रही थी, तो आज क्यों नहीं होंगे? आज जब सत्ता में नहीं है, दूर नहीं। और ऐसा माना जाता है कि उस समय की गतिविधियों की वजह से या जो खामियां रहीं उसकी वजह से कांग्रेस की आज ये हालत हुई है। कांग्रेस के प्रति अगर विश्वास घटा या लोगों में नाराज़गी आई, तो इसकी बहुत सारी वजहें ये भी रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता रही, उन्होंने अपना एक अलग वजूद बनाया, वो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस ने कई चीज़ों को खोया। अन्ना आंदोलन एक वजह थी, और दूसरा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप आतंक के खिलाफ कार्रवाई पर जो आपने प्रश्न किया है, वो भी एक बड़ी वजह रही है। अब क्या सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से कुछ जगहों पर ढिलाई बरती गई, ये जांच का विषय है, इस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये संवेदनशील विषय भी मैं मानता हूँ, और इस पर मेरा कुछ भी अभी कहना जो है वो थोड़ा सा कई लोगों को आहत भी कर सकता है। सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। इस पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, मैं चाहूँगा कि लोग सुने, पढ़ें, सिर्फ अपने मिजाज से नहीं, अपोनेंट लोगों को भी, या आपके विचारों से जो मेल नहीं खाते उनको भी पढ़े समझे, तो आपको ज़रा दोनों पहलू समझ में आते हैं। कुल मिलाकर आपके सवाल का जवाब ये है कि हाँ, कुछ कमियां तो हैं, जांच में ढिलाई तो है, और जांच में ढिलाई नहीं भी है तो वो कसावट नहीं है जो होनी चाहिए थी। मतलब उस मुस्तैदी से काम नहीं किया गया जैसे होना चाहिए था। घर में घुसकर आतंकी आपके यहाँ पर मासूमों की जान ले रहे हैं। आज आप देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से कई लोग आपको पुलवामा आदि इत्यादि ये सब अटैक की बात करते हैं। ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि अटैक चाहे उस समय पर हुए हों, आज हुए हों। पूरे देश को एक साथ खड़े होना चाहिए आतंक के खिलाफ लड़ाई में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। पहली चीज़ ये तो बहुत स्पष्ट होना है। उस समय पर भी उस पर राजनीति नहीं की जाती थी, इसको ठीक नहीं माना जाता है। उस समय पर जिन्होंने राजनीति की उसको भी हमने खूब उसकी आलोचना की। आज भी जो राजनीति करते हैं इस पर, उसकी भी हम आलोचना करेंगे, ये पत्रकारिता का धर्म है। लेकिन अगर एक फ़र्क देखें कूटनीतिक स्तर पर, तो प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यकाल है या भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, इसका स्टैंड आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में सबको पता है। इसमें ये किसी से छिपा नहीं है, ना कहने की बात है ना प्रचार की बात है। बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया है। दुनिया के आतंकी घबराए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में आतंकी घटनाएं अब भी, जैसे आप जम्मू कश्मीर से कई बार सुनते हैं, सीमावर्ती इलाकों से, लेकिन मैं कई धमाकों को विटनेस कर चुका हूँ। विटनेस इन द सेंस एज अ रिपोर्टर, मैं सरोजनी नगर का हो, पहाड़गंज का, दिल्ली में आपको याद होगा सीरियल ब्लास्ट की बहुत घटना, आप छोटे रहे होंगे उस समय पर। फिर ये 26/11 का हमला जो हुआ वो एक बड़ा हमला था। लेकिन एक समय था कि कोई साल नहीं गुजरता था या हर 6 महीने 7 महीने में कोई वक्त नहीं आता था जब धमाके जो है वो आप देखते थे कि आम लोगों के बीच में हो जाते थे, किसी मार्केट प्लेस में हो जाते थे कुछ। मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद इस पर लगाम लगी है। तो आतंकवादियों में एक डर तो बैठा है, और अगर डर बैठा है तो इसका श्रेय जाएगा। और अगर तहव्वुर राणा को लाने में भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार कामयाब हुई है तो इसका श्रेय भी जाएगा। इसको कूटनीतिक जीत कहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल कूटनीतिक जीत है और प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। इसको स्वीकार करना चाहिए, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस को भी इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
ठीक है सर, एक आखिरी सवाल। 26/11 को तो खैर कोई नहीं भूल सकता है। उस वक्त वो टाइम था कि हम टीवी से चिपके रहते थे, एक एक अपडेट ले रहे थे और पूरा परिवार एक साथ बैठता था, वो देख रहा होता था। आपने तो वो घटना देखी है, उसको पूरा आपने कवर भी किया है। कोई ऐसी 26/11 की याद जो आज के दौर में अब आप बताना चाहो, जो क्योंकि उस वक्त तो बहुत एज भी बहुत छोटी थी, अब तो काफ़ी लोग बहुत बड़े। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम इस तरह के किसी भी घटनाक्रम को कवर करते हैं तो एक तो ये बहुत लंबा था। मुझे जो अपनी लाइफ में याद है उसमें हम घंटों घंटों जो है स्टूडियो में ही रहते थे और उस दौरान फिर वो बाद में मुंबई जाना हुआ था, क्योंकि जिस समय पर ये गोलीबारी चल रही थी वो 3-4 दिन तो हम नहीं जा पाए, लेकिन बाद में फिर जो अलग अलग घटना स्थल थे वहाँ गोलियों के निशान थे। और नरीमन पॉइंट का इलाका हो, चाहे ताज होटल हो, चाहे ओबेरॉय हो, ट्राइडेंट, ये जितनी भी जगह पे हमले हुए थे उन जगहों को जाकर देखा, वहाँ पर लोगों से बातचीत की। ये सामान्य तौर पर प्रोग्रामिंग में होता है, टेलीविज़न में इस तरह की चीज़ें बनाई जाती है। लेकिन उस समय का जो सबसे बड़ा घटनाक्रम मुझे याद है वो ये है कि वो एक लाइव जो तस्वीरें उस समय चल रही थी, उन लाइव तस्वीरों की वजह से और कई चैनलों पर जो कमेंट्री चल रही थी लाइव, उससे आतंकियों को बहुत फ़ायदा हुआ, ये बात कही गई थी। मीडिया की बड़ी आलोचना हुई थी। मेरे कई मित्र हैं और सहयोगी एंकर रहे दूसरे चैनलों के, जो उन केसेस में बाद में काफ़ी लंबे समय तक गवाही के लिए जाते भी रहे, क्योंकि आतंकियों ने मीडिया चैनल्स को फ़ोन भी किया था। उस समय से हमने एक सबक लिया, हालांकि ये रूल भी बन गया कि इस तरह की घटनाओं, ये जो संवेदनशील घटना, जैसे नरीमन पॉइंट का एक इलाका, आपको याद होगा कि एक पारसी परिवार था, उसमें एक बच्चे की जान जाती है, वो बड़ी दर्दनाक घटना है। उस पूरी घटना को याद करके भी दिल दहल जाता है। वो उस घटना में भी जो टेलीविज़न चैनल दिखा रहे थे कि दूसरे माले पर ये है, तीसरे माले पर ये है, उसका बड़ा फ़ायदा जो है वो आतंकियों ने उठाया। तो मुझे याद से ज़्यादा मैं सबक पर ध्यान देता हूँ। मेरे जीवन में यादों का मतलब सबक है। अच्छी है तो संजो कर रखिए, बुरी है तो सबक लेकर रखिए। तो एक वो घटनाक्रम था जिसको मुझे लगता है कि अब बहुत सतर्कता मीडिया को भी बरतनी चाहिए ऐसे संवेदनशील मसलों पर। मुझे लगता है ऐसे मसलों पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे मामले पर जहां पर भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है, सभी राजनीतिक दलों को साथ में आना चाहिए। इस पर यह राजनीतिक बयानबाजी ओछी लगती है, ठीक नहीं लगती है। ठीक है, तो आतंकी तहब्बुर राणा अब दिल्ली आ गया है और दिल्ली में उसका हिसाब होना है। अब ये देखना होगा कि तहब्बुर राणा जब बोलेगा तो किस तरीके से सारे तार खुलते चले जाएंगे और किस तरीके से पाकिस्तान एक्सपोज होगा, आतंकवाद एक्सपोज होगा, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि हमारी इस चर्चा पे आपकी क्या राय है और तहब्बुर राणा जैसे आतंकियों पर आपकी क्या राय है, जिस तरीके से आतंक के जरिए उन्होंने एक लंबे वक्त तक उसको जिया और पाकिस्तान ने उसको पाला पोषा, उस पर अपनी राय में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।